बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा सरकार ने दरअसल अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आयु छूट देने की घोषणा करने के साथ ही साथ ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर रिजर्वेशन यानी आरक्षण देने की बात कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है इस दौरान कि हमारी सरकार 10% आरक्षण देगी। अग्निवीर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी और अग्निवीर पीएम मोदी की लोकहित योजना है। नायब सैनी ने इस दौरान कहा कि पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में भी अग्निवीरों को 10% तक का आरक्षण मिलेगा। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर शानदार जीत पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश की जागरूक जनता और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। आपको बताएं कि नरेश चौहान ने इस दौरान ये कहा कि जागरूक जनता ने बीजेपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएगी। सबके सहयोग से और प्रदेश की जनता, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं, इन क्षेत्रों में जहां पर ये बाई इलेक्शन था, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सभी मतदाताओं का, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। एक अच्छा चुनाव संपन्न हुआ जिससे एक दिशा मिली और जो लोग चुनेंगे उनको भी हम बधाई देते हैं कि विधानसभा के अंदर उनका पारी शुरू होगी। हम सभी को बधाई देते हैं। और साथ में जिन परिस्थितियों में लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 18 महीने के कार्यकाल में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग अनुभव था। पहली बार प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की सरकार को गिराने के प्रयास धन बल के जरिए किए गए और एजेंसीज का मिसयूज करने का लोगों ने प्रयास किया। और सारी बातों को प्रदेश की जनता ने और मतदाताओं ने पूरे देश के लिए एक मैसेज सेट कर दिया कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को अपने लोगों, जिसमें अपने भी लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी के साजिश में, उनका क्या हर्ष होना चाहिए
वो आप लोगों के सामने है। आप देखें कि 9 में से तकरीबन 6 लोग जिनको विधानसभा में होना था 5 वर्ष के लिए लोगों ने भेजा था, आज उनमें से 6 लोग विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी सुंदरता है। कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि असली ताकत लोकतंत्र में वोट के जरिए जनता के हाथ में है। कि जयराम जी इस बात को समझ गए हैं कि हमें लोकतंत्र की जो है मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने अब कोई डेट तय नहीं की है, अगली डेट सरकार कराने की, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जनता क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश की, और खास तौर पे जो है आपको जो है कोई डेट तय नहीं की है, और आप आगे एक सकारात्मक विपक्ष का रोल हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मिलके सत्ता पक्ष के साथ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये ठीक है कि अंदरूनी परिस्थितियां भाजपा के अंदर कुछ और है। वो जो राजनीति समझते हैं, मीडिया वाले लोग भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, परिस्थितियां अंदर बदल रही है। लीडर्स हो गए 3-4 लोग, उनके बीच क्या चल रहा है, और ये चीजें और भी गंभीर होने वाली है भाजपा के अंदर। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नैर चौक पे सरकार ने पिछले 77 साल से 92 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बात का खुलासा तब जाकर हुआ जब जमीन के असली मालिक मीर बख्श के हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद अब जमीन के बदले मुआवजा अदा करने के लिए हाईकोर्ट में ही इजराई याचिका दायर की गई है। यह याचिका दरअसल 12 जुलाई को दायर की गई और जमीन मालिक मीर बख्श के अनुसार वह इस फैसले के बाद नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। मीर बख्श ने अपनी 92 बीघा भूमि यानी जमीन के बदले करीब 1061 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। मीर बख्श ने यह भी कह दिया है कि वह इस मामले के समाधान के लिए भी तैयार है, लेकिन कम से कम सरकार बात के लिए तो बुलाए और इस विषय पर नेगोशिएशन करे। शुरू से ही मतलब 1939 के बाद 1950 में जब वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना, उसके दौरान जो है ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफ़र हो गई। इसके खिलाफ जो हमारे पिताजी वो कस्टोडियन जनरल के पास भी पहुंच लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो बार बार गुहार लगाते रहे। 1967 में दोबारा इन्होंने अपील दायर की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। कभी गवर्नर के पास, कभी कहीं, और आखिर में वो 1983 में गुजर गए। उसके बाद जो है मैंने अपने हाथ में ये केस लिया और 2002 में जो है मैंने शिमला हाई कोर्ट में जो है इसकी रिट दायर की, जिसका फैसला जो है वो 2009 में आया, वो हमारे हक में आया। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे मतलब, और ऐसे लिंग राउंड करते रहे। और 2015 में जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तो उसका भी मतलब 2023 में फैसला आया, वो भी हमारी हक में ही मतलब इनकी अपील जो है डिसमिस हुई और विद कॉस्ट हुई। 25,000 रुपये इनको जुर्माना भी डाला गया और वो फैसला हमारे फेवर में ही रहा। 1 साल बीतने के बाद भी आज तक इन्होंने कभी मेरे साथ कोई नेगोशिएशन वाली बात ही नहीं की। इसके बावजूद मैं जो हूँ दोबारा एजुकेशन अपील जो है हाईकोर्ट में की है। मेरे साथ किसी किस्म की कोई बात है नहीं हुई, ये सिर्फ कोर्ट मैटर ही चलता रहा। आज दिन तक कभी किसी अफसर ने या किसी ने मेरे साथ कोई नेगोशिएशन या किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। मतलब आप खुद भी चाहते हैं कि बातचीत के लिए अगर बुलाकर समाधान निकालने की कोशिश की जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। मैंने तो बाकायदा हाईकोर्ट में भी ये लिख कर दिया हुआ है कि अगर सरकार चाहती है तो नेगोशिएशन के लिए बुलाए बैठेंगे, और जो भी मतलब आप आमने सामने बैठ के फैसला होगा मैं उसके लिए सहमत हूँ। जो पीछे फैसले आए थे वो उसमें कहाँ आपको जो जमीन देने की बात कही थी? कहीं भी मतलब इन्होंने दी नहीं। अब जब हाईकोर्ट ने इनको नोटिस दिया तब ये मतलब हरकत में आए। कहाँ आइडेंटिफाई की इन्होंने आपके लिए जमीन और उसकी क्या वैल्यू है? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन मतलब कोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला कि फुलाधार में जो है 92 बीघा जमीन मुझे दे रहे हैं, जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है।
उसकी वैल्यू 25,000 रुपये मैं मार्केट वैल्यू निकाल के लाया हूँ, जबकि मेरी ज़मीन की वैल्यू जो है 25 लाख रुपए बिस्वा की है। अब कैसे तालमेल मिलेगा आप बताओ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तीखा हमला बोला। नरदेव सिंह कंवर ने दरअसल ये कहा कि जयराम ठाकुर की अपनी सरकार सहेलियों की सरकार रही है, लेकिन जयराम ठाकुर मित्रों की सरकार बोलकर बयान दे रही हैं। कंवर ने आगे ये भी कहा कि सुक्खू सरकार में सालों से संघर्ष करने वाले मित्रों को ओहदे दिए गए हैं और संघर्ष के समय से सुक्खू का साथ देने वालों को ताजपोशी दी जा रही है। उनका यह भी कहना था कि अगर जयराम ठाकुर अपनी सरकार में सहेलियों को ला सकते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने संघर्ष के साथियों को आगे क्यों नहीं ला सकते। कम से कम सहेलियों की सरकार तो नहीं है, मित्रों की सरकार है, और मित्रों की सरकार होना कोई गुनाह नहीं है। मित्रों की सरकार का ध्येय क्या है? मित्र वो हैं जिन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 40 साल संघर्ष किया है। अब मुझे ही ले लीजिए तो मैं उनके साथ पिछले 35 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, चाहे वो NSY के उनका अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका PCC के अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका स्टार प्रचारक के रूप में कार्यकाल रहा हो। हम वो उनके साथी हैं जिन्होंने उनके साथ तन मन धन से 40 साल जो हम लोग खड़े रहे और उनके संघर्ष के साथी बने हैं। तो इसमें क्या दो राय है इसमें कि संघर्ष के जो साथी हैं वो क्या वो सरकार में नहीं आ सकते? अगर जयराम जी सहेलियों को ला सकते हैं तो क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री अपने संघर्ष के साथियों को आगे नहीं ला सकते हैं? इसमें कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? तो नाहन में मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिए को लेकर दरअसल मुस्लिम समाज के ही दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं और मामला पुलिस तक पहुंच गया है। आपको ये बताते चले कि 160 साल से इस्लाम का सुन्नी समुदाय मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस निकालता आ रहा है। इस बार धार्मिक आयोजन को लेकर सुन्नी समुदाय के अंदर ही दो पक्षों में, दो गुटों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बीती रात से इस पूरे मसले पर तनाव बना हुआ है। झड़प में, इस मारपीट में दरअसल एक पक्ष के 3 व्यक्तियों को चोटें भी लगी हैं। इनमें से 2 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि इन लोगों का ये कहना है कि अंजुमन इस्लामिया के लोग शांति भंग कर रहे हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 बजे के करीब यहाँ पर ताजिया कमेटी के कुछ लोग, जो कि हर साल ताजिया निकलता है, इस बार भी निकल रहा था, लेकिन 5:15 बजे अंजुमन इस्लामिया के प्रेसिडेंट बॉबी अहमद, जिसका असली नाम गुल मुनव्वर है, उसके भाई बड़ेगा नाम है, उसके भाई गुलशन और एक दूसरे भाई राजू और उसके भतीजे और भांजे और कुछ और 4-5 लोग, इन लोगों ने अपने साथ कोई 40 लोग और थे। इन्होंने मिलकर रानीताल से एक मोहम्मद सोहेल नाम से है, जिस पर हमला किया और डंडे, चाकू और पंच और पिस्टल भी लहराई, इस सब से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिकल चला हुआ है। उन्हें छुड़ाने के लिए जो लोग बीच में आए, उसको एक को बहुत ज़्यादा इंजरी है, वो ICU में एडमिट है। एक दूसरा अकरम नाम से है, उनके सर में स्टिचेज लगे हैं, उनका सर फट चुका है। तो 3 लोग, मोहम्मद सोहेल, ताहिर और अकरम, ये 3 बुरी तरह से जख्मी हैं, की देना जारी है। तो यहाँ इस टाइम सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं, सभी चारों ताजिया कमेटियाँ, रानीताल, कच्चा टैंक, हरीपुर मोहल्ला और गुन्नू घाट मोहल्ला, ये तीनों ताजिया कमेटियाँ उनके खिलाफ कंप्लेंट दे चुकी है। और हमारी पुलिस से अभी बात हुई SHO साहब से, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि नाहन में ताजिए ना निकले। ये कुछ 2-4 लोग हैं यहाँ पे और इन्हें हम शरारती तत्व कहेंगे। इन्होंने पूरे शहर का माहौल ख़राब किया हुआ है। बहुत परेशान हैंगे हम इनसे, इनकी गुंडागर्दी है, इनकी जो भी है, इनके शुरू से ही हालात ऐसे हैंगे, इनका परिवार ऐसा हैगा सारा कि ये लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा तेज है।
मुझे तो पता भी नहीं था इस बात का। मुझे तो अब पता चला, इन्होंने बच्चों ने, किसी ने मेरे को नहीं बताया कि इसके चोट लग गई। मुझे कहीं से फ़ोन आया तब मेरे को पता चला कि बच्चे कैसी आ गई। मैं उसी टाइम दौड़ी आ गई। मैंने न खाया न पिया कुछ। मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ। मेरी पहली टेंशन से तबीयत खराब है। अभी भी मैं बेहोश हो गई थी। मेरी बहुत हालत ख़राब है। मैंने अभी तक अपना बच्चा भी नहीं देखा, उसको भी नहीं देखना मिला। इन्होंने जाने नहीं दिया किसी ने भी मेरे को मेरे बच्चे के पास। कौन है आपका बच्चा? वो बोलने से दगल मार और उसके पंचमार हफ्ते ताहिर के क्रम से डॉक्टर भी पीछे तक घर ना आके अरे सामने दरवाजे पे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते आपको बताया जहाँ बड़सर की ग्राम पंचायत बिलह बिहाल में दरअसल तेंदुए के आतंक से लोग सहम गए हैं और बेहद परेशान हैं। हालात ये हो चले हैं कि तेंदुए के आतंक के कारण खेत खलिहानों में जाने से भी लोग कतराने लगे हैं, क्योंकि तेंदुआ दिन दहाड़े भी लोगों को दिखना शुरू हो चुका है। अब आपको ये भी बताते चले कि दरअसल पंचायत में कई आवारा कुत्तों को तेंदुआ अपना शिकार तक बना चुका है। रात के समय में तेंदुआ सरेराह गांव में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और ये तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जिसमें एक आवारा कुत्ते को तेंदुआ अपना शिकार बनाता भी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग का बिछड़ी रेंज ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया है कि पिंजरा लगाकर जल्द ही तेंदुओं को पकड़ा जाएगा और पालमपुर वन्य प्राणी केंद्र में छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जहां एक तेंदुआ कुत्ते को अपना निवाला बनाता हुआ, शिकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके बाद से जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं वो भय के साए में जी रहे हैं। नेशनल हाईवे 5 निगुलसरी के पास भारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होने के कारण एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा है, जहां उसका इलाज जारी है। इधर किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर निगुलसरी के पास भारी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको ये बताते चले कि सुबह के समय यहां पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 5 वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो चुका था। लेकिन नेशनल हाईवे 5 को बहाल यानी फिर से सुचारू करने के लिए काम किया गया, जिसके बाद अब मार्ग बहाल हो चुका है और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। इधर जम्मू के डोडा जिले में आतंकी हमले होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने चंबा जिला के सीमांत क्षेत्रों में पुलिस बलों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल जम्मू की सीमा पर स्थापित बैरियर पर हर वाहन की गहनता से सघन जांच और चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा घेरे को और मजबूत और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि चंबा जिला की करीब 216 किलोमीटर लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के डोडा, कठुआ और किश्तवाड़ से सटी हुई है और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा के जंगलों में हथियारों से लैस आतंकियों के साथ एनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से सुरक्षा बल इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। इन सब के बीच चंबा जिला के सीमांत क्षेत्रों में पुलिस बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो जिले के सीमांत क्षेत्रों में पुलिस ने दरअसल चौकसी बढ़ा दी है। वजह साफ है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में एनकाउंटर में जिस तरीके से 4 जवानों की शहादत देखी गई है, इस दौरान सीमांत क्षेत्रों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, बाकायदा परखा जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा। कोई संदिग्ध चीज मिलने पर लगातार अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो बद्दी में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। दरअसल प्रोजेक्ट उड़ान एक CSR अभियान है और इसे बद्दी प्लांट के आसपास रहने वाले प्रवासी समुदाय के वंचित बच्चों की शिक्षा में सहयोग मिलेगा। आपको ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं और इन प्रवासी मजदूरों के बच्चों को अपनी पढ़ाई और शिक्षा की दिक्कतों को दूर करने और पढ़ाई जारी और सुचारू रखने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। अब बद्दी में और नालागढ़ एरिया के अंदर हमारी जो फैक्ट्री है
हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं रॉयल इंडिया की। जो बद्दी फैक्ट्री है वो यहाँ पे नालागढ़ के वासी हैं पिछले 10 साल से। तो नालागढ़ बद्दी के जो जितने भी इश्यूज़ हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेट्रा, उसमें हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो इशू है बच्चों को लेके, वो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि जो माइग्रेंट लेबर के बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनका है। क्योंकि यहाँ पे आप रीजनल मूवमेंट कहिए, कई बार होता है कि स्कूल पास में नहीं था, कभी कोई बच्चे जो हैं परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो बच्चों को हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स के लिए उनको रेडी करके वापस पढ़ा लिखा के, और जो गवर्नमेंट की स्कूलिंग की व्यवस्था है उसके अंदर वापस उनको पार्टिसिपेट कराएं, ताकि वो उसके बाद में कहीं पे भी माइग्रेट करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में अपनी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेंटर है, इसमें इसी साल में ही हम 2000 बच्चों को बद्दी के एरिया में हम जो है इसमें बेनिफिट करेंगे। इनफैक्ट हम 2 स्कूल और बना रहे हैं वो इंडिया में। तो ओवरऑल लेवल के ऊपर 4 से 5,000 बच्चे हर साल रॉयल इंडिया जो है सपोर्ट करेगा। हमारा एस्टिमेट है कि 30,000 बच्चे 2030 तक हम लोग जो है बेनिफिट कर पाएंगे उनको एक सुनियोजित जो सरकारी व्यवस्था जो स्कूलिंग की है उसमें वापस भेजने के लिए। आज जो ये हमारी शुरुआत हुई है उड़ान नाम की मुहिम, इसमें रॉयल इंडिया की तरफ से और एनजीओ प्रथम की तरफ से ये मुहिम की शुरुआत की गई है। इसमें जो हमारा बद्दी नालागढ़ का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसमें माइग्रेंट लेबर के वैसे बच्चे जो बीच में जिनकी स्कूल की एजुकेशन ब्रेक हो जाती है, कई बार इनकी मूवमेंट होती रहती है, तो वैसे बच्चों को जो अभी स्कूल एजुकेशन में नहीं जा पाए किसी कारणवश, उन बच्चों को अगले टर्म से स्कूल में भेजने की ये हमारी मुहिम है। तो उन बच्चों को जिनका बीच में पढ़ाई ब्रेक हो गया, उनको इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ जो जिस सेंटर में आज खड़े हैं वहाँ पे उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाएगी, और साथ ही साथ उनको जो बेसिक हमारा FLN है, फ्लुएंसी इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उस पर भी फोकस किया जा रहा है, खास करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, और प्रशासन की भी और शिक्षा विभाग की भी ये कोशिश रहती है कि कोई बच्चा स्कूल के बाहर। चलिए फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।